अखंड ज्योति अक्टूबर 2021 शीर्षक है जानलेवा साबित होता वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण अत्यंत सांघातिक है। इससे सामान्य जीवन बुरी तरह से प्रभावित होता है। देश के महानगरों में आज प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। देश की राजधानी के गैस चैम्बर बनने में 43% जिम्मेदारी धूल मिट्टी और हवा में उड़ते मध्यम आकार के धूल कणों की ही है। यहाँ की हवा को खराब करने में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की 17% और पेटकॉन जैसे पेट्रो ईंधन की 16% भागीदारी है। इसके अलावा भी कई कारण हैं, जैसे कूड़ा जलाना इत्यादि। बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ये सभी प्रयास नाकारा सिद्ध हो रहे हैं। एक अनुमान है कि हर साल अकेले पंजाब हरियाणा के खेतों में कुल 3 करोड़ 50 लाख टन पराली जलाई जाती है। पराली जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड, ठोस कण, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और राख निकलती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब कई करोड़ टन फसल अवशेष जलते हैं तो वायुमंडल की कितनी दुर्गति होती होगी। हानिकारक गैसों एवं सूक्ष्म कणों से परेशान दिल्ली वालों के फेफड़ों को कुछ महीने हरियाली से उपजे प्रदूषण से भी जूझना पड़ता है। विडंबना है कि परागकण से श्वास की बीमारी पर चर्चा कम ही होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार परागकणों की ताकत उनके प्रोटीन और ग्लाइकोन प्रोटीन में निहित होती है, जो मनुष्य के बलगम के साथ मिलकर के अधिक जहरीले हो जाते हैं। ये प्रोटीन जैसे ही हमारे खून में मिलते हैं तो ये एक विशेष तरह की एलर्जी को जन्म देते हैं। यह एलर्जी इंसान को गंभीर श्वास की बीमारी की तरफ ले जाती है, क्योंकि गर्मी में ओजोन परत और मध्यम आकार के धूल कणों का प्रकोप ज़्यादा होता है। इसीलिए पराग कणों के शिकार लोगों के फेफड़े बहुत शीघ्र ही क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए ठंड शुरू होते ही दमा के मरीजों का दम फूलने लगता है। यह तो सभी जानते हैं कि मिट्टी के कण लोगों के लिए श्वास लेने में बाधक बनते हैं। मानकों के अनुसार हवा में पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम की मात्रा 100 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होनी चाहिए, लेकिन अभी ये खतरनाक पार्टिकल 240 के करीब पहुंच गए हैं। इसका एक बड़ा कारण विकास के नाम पर हो रहे वे अनियोजित निर्माण कार्य हैं, जिनकी असीमित धूल उड़ रही है। पीएम ज़्यादा होने का परिणाम इन रूपों में सामने आता है: आंखों में जलन, फेफड़े खराब होना, अस्थमा, कैंसर और दिल के रोग होना इत्यादि। वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात CSIR के केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा हाल में दिल्ली की सड़कों पर किए गए एक सर्वे से पता चलता है कि सड़कों पर लगातार जाम लगने और इस कारण बड़ी संख्या में वाहनों के रेंगते रहने से गाड़ियां 1.5 गुना ज़्यादा ईंधन खपत कर रही है। अतः उतना ही अधिक जहरीला धुआं यहाँ की हवा में शामिल हो रहा है। बीते मानसून के दौरान पर्याप्त बरसात होने के बावजूद दिल्ली के लोग बारीक कणों से परेशान हैं, जो इसका मूल कारण विकास की वे तमाम गतिविधियां हैं जो अनिवार्य सुरक्षा नियमों के बगैर ही संचालित हो रही है। इन दिनों राजधानी के परिवेश में इतना जहर घुल रहा है जितना 2 साल में कुल मिलाकर नहीं होता। बीते 17 सालों में दिल्ली में हवा के सबसे बुरे हालत हैं। आज भी हर घंटे एक दिल्ली वासी वायु प्रदूषण का शिकार होकर अपनी जान गंवा रहा है। गत 5 वर्षों के दौरान दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स में श्वास के रोगियों की संख्या 300 गुना बढ़ गई है। एक अंतर्राष्ट्रीय शोध रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई है कि अगर प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित नहीं किया गया तो सन 2025 तक दिल्ली में हर साल करीब 32,000 लोग जहरीली हवा के शिकार होकर असामयिक मौत के मुंह में समा जाएंगे। सनद रहे कि आंकड़ों के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में हर घंटे एक व्यक्ति की मौत होती है। यह भी जानना जरूरी है कि एक स्वच्छ पर्यावरण का मानक अधिकतम 60 AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स होना चाहिए, लेकिन दिल्ली में यह आंकड़ा एक समय 999 तक पहुंच गया था। देश के अन्य शहरों में भी यह सामान्य स्तर से अधिक रहता है। वाहनों के धुएं में बड़ी मात्रा में हाइड्रोकार्बन होते हैं और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार होते ही ये हवा में मिलकर दूषित तत्वों का निर्माण करने लगते हैं। ये तत्व इंसान के लिए जानलेवा है। इस खतरे का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वायु प्रदूषण करीब 25% फेफड़ों के कैंसर की वजह बना हुआ है। इस खतरे पर काबू पा लेने
से हर साल करीब 10 लाख लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती है। दिल्ली और देश के दूसरे शहरों में वायु प्रदूषण और खतरनाक स्तर पर ले जाने वाले पेटकोन पर रोक के लिए कोई ठोस कदम न उठाना भी हालात को खराब कर रहा है। जब पेट्रो पदार्थों को रिफाइनरी में परिशोधित किया जाता है तो सबसे अंतिम उत्पाद होता है पेटकोन। इसका दहन करने से कार्बन का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होता है। क्योंकि इसके दाम डीजल, पेट्रोल या पीएनजी से बहुत कम होते हैं, अतः अधिकांश बड़े कारखाने अपनी भट्टियों में इसे ही इस्तेमाल करते हैं। अनुमान है कि जितना जहर लाखों वाहनों से हवा में मिलता है, उससे दुगना पेटकोन इस्तेमाल करने वाले कारखाने उगल देते हैं। दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण, सड़कों पर जाम लगने से रोकने के साथ साथ पानी का छिड़काव होना भी जरूरी है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके लिए सबसे ज़रूरी पहलू है सार्वजनिक परिवहन ढांचे को दुरुस्त बनाना, ताकि लोगों को अधिकतम सहूलियत मिल सके और वे स्वयं इसे अपनाने पर जोर दें। इस पर विचार किया जाना समय की मांग है कि सार्वजनिक स्थानों पर किस तरह के पेड़ लगाए जाएं ताकि पर्यावरण सुरक्षित एवं संरक्षित रहे। वायु प्रदूषण की रोकथाम जन जागृति अभियान से ही संभव है। हम सभी को सचेत एवं सजग होना चाहिए। हरितिमा संवर्धन ही इसका एक सम्यक समाधान है। शिक्षाप्रद प्रसंग। बौद्ध भिक्षु विनायक को वाचालता की लत पड़ गई। जोर जोर से चिल्लाकर जनपद पर वह लोगों को जमा कर लेता और धर्म की लंबी चौड़ी बातें करता। यह समाचार तथागत तक भी पहुंचा। शिक्षण की यथार्थ शैली में अवगत कराने के लिए उन्होंने विनायक को अपने पास बुलाया और स्नेह भरे शब्दों से पूछने लगे, भिक्षु, यदि कोई ग्वाला सड़क पर निकलने वाली गायें गिनता रहे तो क्या वह उनका मालिक बन जाएगा? विनायक ने सहज भाव से तथागत द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया। नहीं भंते, ऐसा कैसे हो सकता है? अपनी बात आगे बढ़ाते हुए वह कहने लगा, भगवान गौओं के स्वामी ग्वाले को तो उसकी संभाल और सेवा में सदैव ही रहना पड़ता है। अपनी स्वयं की बात पर ध्यान देने का पर्याप्त अवसर विनायक को देते तथागत कुछ क्षण रुके व अंततः उसकी और चेतना को जगाकर विनायक से गंभीर स्वरों में कहा, तो तात धर्म को जीवा से नहीं जीवन से व्यक्त करो और जनता की सेवा साधना में संलग्न रहकर उसे प्रेमी बनाओ। विनायक को अपनी भूल का एहसास हुआ और वह सच्चे अर्थों में लोक सेवा में जुट गया। राधे कृष्ण।